जय हिंद दोस्तों। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं या जिन्हें जीएसटी नंबर लेना था वो जीएसटी नंबर नहीं ले पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जीएसटी नंबर नहीं लेना था वो जीएसटी नंबर ले लेते हैं और उसके बाद की फॉर्मेलिटीज़ है वो नहीं कर पाते हैं। कौन सी कैटेगरी के अंदर लेना था, कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी थी, और भी न जाने बहुत सारे डाउट हैं वो आपके लोगों के बीच में रहते हैं। आपको पता होगा जीएसटी एक ऐसी चीज़ है जो हर दिन अपडेट हो रही है, न जाने कितने ही सर्कुलर नोटिफिकेशंस अपडेशन इसके अंदर आती रहती है। अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 आपका चल रहा है, इसके अंदर किन व्यक्तियों को जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत है, किन्हें नहीं है, जीएसटी नंबर लेने के बाद में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी रहती है, और भी बहुत सारे डाउट्स हैं आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबाउट जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के बारे में सारे डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, और ये जीएसटी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है, इसके अंदर जीएसटी के क्या रूल है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अगर आप किसी तरह का कोई गुड्स बेच रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या किसी तरह का गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तब आपको जीएसटी देना पड़ता है। 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद में आप गुड्स बेचेंगे, सर्विस देंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको जीएसटी देना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये टैक्स है किसी और का और भर कोई और रहा है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो व्यक्ति इनकम कमा रहा है वही टैक्स भरता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर दुकानदार जीएसटी भर रहा है लेकिन वो ले कस्टमर से रहा है, तो इसका अल्टीमेट बर्डन है वो एंड यूजर पर आ जाता है। इसका कहने पर तो 1 नेशन 1 टैक्स और 1 मार्केट था, लेकिन काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी जीएसटी के अंदर है जिसे कि दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ में दोस्तों अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि जीएसटी के दायरे में नहीं लाया है। अगर उनको जीएसटी के दायरे में ले आएंगे तो वो बट ऑब्वियस सी बात है उसका रेट नीचे हो जाएगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जीएसटी लेने का पर्पज़ क्या है, जीएसटी हमें क्यों लेना होता है। सबसे पहली बात तो होती है कि हमारी लिमिट क्रॉस हो गई है। इन सभी लिमिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी आने वाले इस वीडियो के डिस्कशन अगले पार्ट में, कि हमारी अगर लिमिट से ज़्यादा हम सेल या सर्विस देते हैं तब हमें जीएसटी लेना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हमें माल खरीदना होता है, जैसे हमने होलसेलर का काम करना है या ऐसा कोई माल खरीदना है जो सामने वाला हमें बोलता है कि सर जीएसटी नंबर दोगे तभी हम आपको माल देंगे, अदरवाइज हम माल नहीं देंगे, फिर हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। कई बार काफ़ी सारे लोग हैं बैंक से लोन लेने के लिए भी अपना जीएसटी नंबर ले लेते हैं और उन्हें और कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी फर्म होनी चाहिए, बैंक वाले बोलते हैं, तो वो भाई साहब वहाँ पे जीएसटी नंबर ले लेते हैं। कई लोग फर्म को क्रिएट करने के लिए, अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए बैंक में काफ़ी सारे पर्पज़ होते हैं जीएसटी नंबर लेने के। बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आपको जीएसटी नंबर चाहिए तो दोस्तों आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बिना भी आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग वीज़ा के लिए, अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी जीएसटी नंबर ले लेते हैं। जीएसटी नंबर लेने के बाद में उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैंने बताया था, अगर आपने सिर्फ करंट अकाउंट ओपन करवाना है तो आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जिसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। पहले ये उद्योग आधार होता था। अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड ले सकते हैं, मात्र 500 रुपये में आपको ये मिल जाता है। फूड लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई खाने पीने की चीज़ में डील कर रहे हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉप एक्ट है, आईटीआर भी आपका अकाउंट ओपन करवाने में हेल्प करती है। अगर कोई भी लाइसेंस है, कोई भी परमिशन लेटर है आपका अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो वो भी आप लेकर के अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस तरह से आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई जीएसटी नहीं भरनी पड़ेगी, कोई रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो। इसके बाद में जीएसटी जो है दोस्तों, पहले बहुत सारे तरह के टैक्स होते थे हमारे इंडिया के अंदर। 17 तरह के टैक्स होते थे, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, मतलब इस तरह के इंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, अलग अलग तरह के टैक्स होते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारे के सारे टैक्स हटा करके सिर्फ और सिर्फ एक जीएसटी ले आए हैं, जिसमें कि जो है कम्प्लेक्सिटी कम हो गई है वैसे तो कहने को तो, और डबल टैक्सेशन भी काफ़ी जगह पे अवॉइड हुआ है। अब हमारी वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीएसटी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लिमिट। कब आपको जीएसटी नंबर जरूरी लेना पड़ जाता है। जीएसटी कंपलसरी फॉर सेल और मैन्युफैक्चरिंग। जैसे हमने आपको बताया था, अगर आप सेल कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो आपको क्या है दोस्तों,
और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और एक लिमिट से क्रॉस हो जाते हैं तो जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी हो जाता है। अब अगर हम सेल की बात करें तो 40 लाख रुपए तक अगर आप सेल करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब ये भी स्टेट वाइज इसको डिवाइड कर रखा है। कुछ स्टेट्स के लिए लिमिट है 20 लाख रुपए है, वो स्टेट हैं पांडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अगर आप इन स्टेट के अंदर अपना माल बेचते हैं तो 20 लाख से ज़्यादा अगर आपका बिक्री हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, हर फाइनेंशियल ईयर की अलग अलग लिमिट है ये। अब लेट्स सपोज अगर आपने 21-22 के अंदर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो और 38 लाख रुपीज़ की आपने बिक्री करी थी तो जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में फिर से आपका नया फाइनेंशियल ईयर 22-23 स्टार्ट हो गया है, इसमें फिर से आप अप टू 40 लाख रुपीज़ तक की जो सेल है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका 40 लाख रुपए साल का है और एक साल में 365 दिन होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10,900 रुपये की अगर आप सेल डेली की भी करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सर्विस के मामले में। अगर आप सर्विस दे रहे हैं, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं या किसी तरह की कोई और भी सर्विस डॉक्टर्स दे रहे हैं, डॉक्टर्स तो जीएसटी में वैसे भी नहीं आते हैं, और भी तरह की कोई सर्विस दे रहे हैं या साथ में सेल भी कर रहे हैं, वो अगर ओनली सर्विस दे रहे हैं या सर्विस प्लस सेल दे रहे हैं तो 20 लाख रुपीज़ की लिमिट है दोस्तों पर फाइनेंशियल ईयर की। और कुछ स्टेट्स में जो हमने पहले डिस्कस किया था, स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं वो, उनके लिए 10 लाख रुपए है। मतलब अगर आप अकेली सर्विस दे रहे हैं या सर्विस प्लस सेल्स कर रहे हैं तो 20 लाख रुपए तक आप एक फाइनेंशियल ईयर में विदाउट जीएसटी को कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके बाद में जीएसटी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कंडीशंस क्या होती है। एक तो सेल का मैंने बताया आपको 40 लाख या 20 लाख रुपए को क्रॉस करने के बाद जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपकी सेल वो लिमिट से क्रॉस नहीं होती है उसके बावजूद भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। किन केस में लेना पड़ेगा, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, अगर आपने अपना माल बेचना है, अगर आप सपोज करो राजस्थान में रहते हो और आपने अपना माल पंजाब के अंदर बेचना है तो आप बिना जीएसटी के ये नहीं कर सकते हैं, आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। फॉर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस जीएसटी इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप सर्विस देना चाहते हैं तब आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल के मामले में ही इंटरस्टेट सप्लाई में जीएसटी लेना पड़ेगा। अगर एक सीए, अगर मान लो एग्जांपल देते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विस किसी और स्टेट में देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं 20 लाख रुपए तक अगर उनकी लिमिट है तो किसी तरह की कोई उनको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में इफ़ आरसीएम एप्लीकेबल, जैसे आपको पता होगा गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम से एक नया रूल बना रखा है जिसके अंदर की सर्विस या सेल करने वाले को नहीं बल्कि लेने वाले को जीएसटी भरना पड़ता है। तो अगर आपके ऊपर वो एप्लीकेबल हो रहा है तब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा और उस टैक्स का अगर आपको इनपुट बनता है तो आप इनपुट ले सकते हैं। इसके बाद में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ समय के लिए किसी अदर स्टेट में या कहीं पर जाकर प्रदर्शनी, मेले या इस तरह का काम करते हैं, कुछ सीजनल काम करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप जाते हो तो माल बेचने के लिए आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, चाहे आपकी सेल 20 लाख या 40 लाख हो रही हो या नहीं हो रही हो। इसके बाद में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स का मतलब आपको पता होगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन और इस तरह की ऑनलाइन वेबसाइट से अगर आप माल बेचना चाहते हैं अपना तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग से ही लेना पड़ेगा। अगर आप सेलर बनना चाहते हैं, किसी ऐप में टाई अप करना चाहते हैं या आपकी खुद की वेबसाइट है, आपकी खुद की कोई भी एप्लीकेशन है तो इसके अंदर भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के नाम से आपको जो जीएसटी नंबर है वो लेना पड़ता है। अभी रिसेंट के अंदर ही गवर्नमेंट ने एग्जम्पशंस दी थी कि आपको जीएसटी नंबर लेना नहीं पड़ेगा अगर आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर रूल लगा दिया था कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट के अंदर आप अपना जो माल बेचेंगे ई कॉमर्स का तब आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और दूसरे स्टेट से आपको ऑर्डर ना आए। अगर आप एक ही स्टेट में हैं और उसी स्टेट में ऑनलाइन अपनी माल बेच रहे हैं तब आपको 40 लाख रुपए तक जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एग्जम्पशंस मुझे कोई काम की नहीं लगी क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो आपको हर स्टेट में माल बेचना पड़ सकता है। इसके बाद में टू परचेज ऑफ गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारे केसेस में आपकी सेल चाहे कम हो लेकिन आपको जब माल लेना होता है आपका होलसेलर बोलता है कि आप अपने जीएसटी नंबर देंगे तभी हम आपको माल देंगे। तब एक बार आपने जीएसटी नंबर ले लिया, चाहे आपकी लिमिट 40 लाख से कम ही क्यों ना हो, फिर आपको जो है जीएसटी नंबर लेने के बाद में सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि सर जीएसटी नंबर लेने के बाद में भी क्या 40 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की हमें लिमिट मिलेगी, तो आपका कोई इसका बिल्कुल गलत है ये आपकी जो सोचना है। अगर एक बार आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो स्टार्टिंग से ही आपको जो है जीएसटी भरना पड़ेगा। कोई 40 लाख रुपए, कोई 20 लाख रुपए की लिमिट आपके ऊपर नहीं रहती है। इसके बाद में जीएसटी नंबर लेने के लिए दो तरह के रजिस्ट्रेशन आपको ले सकते हैं। जीएसटी नंबर किस तरह के होते हैं? दो तरह के जीएसटी नंबर होते हैं।
एक तो कंपोजिशन हो गया और एक रेगुलर हो गया। दो तरह से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपका क्या काम है, किस तरह की आप सर्विस दे रहे हैं और किस तरह की अगर आप माल है जो बना रहे हैं, बेच रहे हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर सबसे पहले तो एक अपर लिमिट होती है कि आप 1.5 करोड़ से ज़्यादा का जो है सेल नहीं कर सकते हैं। मतलब ये छोटे व्यापारियों के लिए है, जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, जो ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने बताया है अगर आप कोई भी सेल करेंगे तो उसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ 1% टैक्स देना है और आपको किसी तरह का कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती है। जैसे मान लो आपने अगर मान लो 10 लाख रुपए की जो है सेल करी है तो उसका 1% आपको डायरेक्ट ही सरकार को 10,000 रुपये का टैक्स दे देना है और आपको कोई भी फालतू में मेंटेनेंस है जो वो नहीं करनी है। अगर आप सर्विस करते हैं तो आपको 6% टैक्स दे देना है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आप मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक की एक फाइनेंशियल ईयर में सेल कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपकी सेल हो रही है तो कंपोजिशन टैक्स पेयर आप नहीं बन सकते हैं। और इसमें क्या होता है, क्वार्टरली आपको रिटर्न्स भरनी पड़ती है CMP 08 के नाम से। CMP 08 एक फॉर्म है जो 3-3 महीने बाद आपको भरना पड़ता है। लेट्स सपोज आपने अप्रैल, मई और जून के अंदर 5 लाख रुपए का जो माल बेचा है तो उसके ऊपर आपको 5,000 रुपये का जो टैक्स है वो भरना पड़ेगा। वो CMP 08 के थ्रू आप भर सकते हैं। इस फॉर्म को अगर आप लेट भरते हैं तो कोई आपको लेट फीस नहीं देनी होती है, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना वहाँ पे पड़ जाएगा। इसके बाद में 4 रिटर्न ये भर दी आपने CMP 08। उसके बाद में साल की एक रिटर्न और भरनी पड़ेगी, GSTR 4 बोलते हैं जिसे। इसको जो 50 रुपये डेली की लेट फीस लगेगी इसमें। इसके अंदर पूरे साल में आपने क्या सेल किया, कितने रुपए का परचेज किया, कितना रुपये आपने टैक्स भरा था, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर आप कंपोजिशन डीलर में जाते हो तो टोटल आपको 5 रिटर्न्स भरनी है। 4 तो GSTR 4 भरनी है, CMP 08 भरनी है और 1 GSTR 4 भरनी है। इस तरह से जो है आपका कंपोजिशन टैक्स पेयर। अब आपको ये देखना पड़ेगा, कई लोग क्या होते हैं दोस्तों, उनका मार्जिन ही 2% होता है और 1% अगर वो टैक्स दे देंगे सरकार को तो उन्हें क्या बचेगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हैं, कौन सा माल है आपका, कितना आपका मार्जिन है, उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप दूसरा रेगुलर सेलेक्ट करते हैं तो रेगुलर के अंदर आपको पता होगा जो भी उस गुड्स के ऊपर रेट होता है। कंपोजिशन के ऊपर अगर मान लो दोस्तों, अगर आपका कोई 18% वाला आइटम है, आपका कोई 28% वाला आइटम है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ 1% ही टैक्स देना है। और कोई टैक्स फ्री का कोई अगर आप इसमें सेल वगैरह करते हो तो पहले अलग रूल था, लेकिन अब आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। अगर मान लो आपका 10 लाख में से 5 लाख टैक्स फ्री वाला आइटम है और 5 लाख वाला टैक्सेबल आइटम है, तो सिर्फ टैक्सेबल आइटम के ऊपर ही आपको 1% है वो GST देना है। टैक्स फ्री के ऊपर कोई भी GST आपको नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं, अगर रेगुलर हो आप तो आपको उस गुड्स या सर्विस के ऊपर जो भी टैक्स लग रहा है उस रेट के हिसाब से आपको GST देना होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको क्वार्टरली या मंथली GSTR 1 भरनी पड़ती है। अगर आप क्वार्टरली भर रहे हैं तो आपको मंथली IFF भरना पड़ता है, जो अगर आपका किसी को इनपुट देना चाहते हैं सामने वाले को तो इसके थ्रू आप दे सकते हैं। उसके बाद में ही क्वार्टरली या मंथली आपको GSTR 3B भी भरना पड़ता है। ये GSTR 3B की जो रिटर्न है उसके अंदर आपकी जो सेल जाती है और कितना आपने परचेज पे टैक्स दिया वो जाता है। अगर आप ये टाइम से नहीं भरते हैं तो आपको 50 रुपये या 20 रुपये के हिसाब से डेली की लेट फीस लगती है। इसके बाद में ही दोस्तों आपको GSTR 9 और 9C भी भरनी पड़ सकती है। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में आपको GSTR 9 भरनी पड़ेगी और 5 करोड़ से ऊपर GSTR 9 भी भरनी पड़ेगी और 9C भी भरनी पड़ेगी। ये क्या होती है, कैसे होती है, आने वाली वीडियोज़ में आपको डिस्कस कर देंगे, विस्तार से बता देंगे। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो और आप मंथली स्कीम में जाते हो तो आपको हर महीने 2 रिटर्न भरनी पड़ेगी, यानी 24 और एक GSTR 9 25 रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप क्वार्टरली के अंदर हैं तो 4 तो वो भरनी पड़ेंगी आपको, 3B 4 1 भरनी पड़ेगी 8 और एक एनुअल रिटर्न भरनी पड़ सकती है। तो इस तरह से 9 रिटर्न आपको यहाँ पे भरनी पड़ जाएगी। अब हम बात करते हैं GST रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम जो है, आपको अपना GST का जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर लेना है। किसी से GST अप्लाई करवाया है तो वहाँ से आप उनसे डाउनलोड करवा करके मंगवाइए और उसको अपने बिजनेस प्लेस में मंगवाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 25,000 रुपये तक की आपको लेट फीस लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है सॉरी। तो आपको अपना GST नंबर जो सर्टिफिकेट होगा उसका फर्स्ट पेज है आपको बिजनेस प्लेस पे लगाना है और आपका जो बिजनेस का जो बोर्ड होता है, आपकी फर्म का नाम होगा, उसके ऊपर भी आपको GST नंबर लिखवाना पड़ेगा। इसके बाद में आप कोई भी जो है माल खरीदेंगे उसको GST नंबर से ही खरीदेंगे और जब उसको बेचेंगे तो आपको बिल है वो काटना पड़ेगा। बिल क्या होता है, 2 तरह का होता है, टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप रेगुलर के अंदर हैं तो टैक्स इनवॉइस काटेंगे, अगर आप कंपोजिशन में हैं तो बिल ऑफ सप्लाई के नाम से आपको ये बिल काटना पड़ेगा। कलेक्ट टैक्सेज, आपने जो भी माल बेचा है या सर्विस दी है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, GST लगता है, वो आपको कस्टमर से लेना है और बाद में वो सरकार को दे देना है।
इसके बाद में फाइल जीएसटी रिटर्न रेगुलरली, अदरवाइज लेट फीस आपको लगेगी। हर महीने या 3 महीने में जो भी आपकी स्कीम होगी उसके हिसाब से आपको जीएसटी की रिटर्न भरनी पड़ेगी, तो अदरवाइज आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। मतलब जीएसटी नंबर लेने के बाद में बहुत सारी बाउंडेशंस आ जाती हैं, जो भी पैसा आप अकाउंट में लेंगे उसके ऊपर जीएसटी सरकार मांग सकती है। तो फालतू का लेन देन आपको नहीं करना है। आपको किसी अकाउंटेंट की भी हेल्प पड़ सकती है, किसी टैक्स प्रोफेशनल्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी आपको हेल्प लेनी चाहिए। उनकी सहायता से ही आपको अपनी जीएसटी जो है वो भरवानी चाहिए। इसके साथ में ही दोस्तों आईटीआर अगर आप भरते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न, तो उसके अंदर वही सेल जानी चाहिए जो आपकी जीएसटी के अंदर गई है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जीएसटी नंबर ले लेते हैं और जीएसटी के अंदर 00 नील की रिटर्न आपकी जाती रहती है, और वहीं पर इनकम टैक्स के अंदर आप अपनी जो सेल दिखा देते हैं, अपना प्रॉफिट दिखा देते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट आपस से इंटर रिलेटेड हैं, आपस में जो डेटा है वो शेयर करते रहते हैं। तो आपको बिल्कुल रिकनसाइल करना है, जो आपकी जीएसटी में सेल गई है उसके हिसाब से आपको अपनी आईटीआर भरनी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोनों ही डिपार्टमेंट से। और करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के अंदर आपको फालतू का ट्रांजैक्शन नहीं करना है, अदरवाइज आपकी वो भी टर्नओवर मान सकते हैं। जीएसटीआर नंबर लेने के बाद में आप अपने अकाउंट में जो भी पैसा जमा करवाएंगे उसको आपकी टर्नओवर माना जा सकता है और उसके ऊपर भी आपसे जीएसटी जो है मांगा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ जीएसटी के क्या क्या तत्व होते हैं, कैसे कैसे जीएसटी बनता है। टाइप ऑफ जीएसटी विल डिपेंड अपॉन सेलर एंड बायर, कि आपका बेचने वाला और खरीदने वाला और बेचने वाला है वो किस स्टेट से हैं और क्या क्या वो अपनी जो है सेल्स कर रहे हैं। अगर बायर और सेलर है दोनों सेम स्टेट से हैं तब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर मान लो कोई 100 रुपये का आइटम है और उसके ऊपर 18% जीएसटी है, तो 9% जो है सीजीएसटी में जाएगा और 9% है वो एसजीएसटी में जाएगा। इसका मतलब ये गवर्नमेंट का आपस का फंडा होता है कि आधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के जाएगी, आधा स्टेट गवर्नमेंट लेकर के जाएगी, बाद में ये आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। मतलब अगर आप उसी स्टेट में हो और उसी स्टेट में माल बेच रहे हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर आप डिफरेंट स्टेट में हो, अगर मान लो आप राजस्थान से हो और आप दिल्ली से अंदर माल खरीद के ला रहे हो, तो आपको वो व्यक्ति जो है आईजीएसटी लगाएगा और वो डायरेक्ट ही 18% या जो भी रेट होगा वो लगा देगा, 2 टुकड़े उसके नहीं करेगा। तो इस तरह से सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी 3 तरह के यहाँ पे जो टैक्स हैं वो होते हैं। अब जीएसटी लेने के बाद में आपको जीएसटी की रिटर्न्स मैंने बताया था 3B199C, GSTR 4, CMP 08 जो भी एप्लीकेबल होता है वो आपको पूरी नॉलेज रखनी है। HSN कोड होते हैं आजकल, तो अगर आप अपना जो भी माल बेचोगे तो बिल के अंदर उसका HSN कोड भी डालना पड़ेगा आपको। 4 डिजिट होते हैं, किसी के लिए 6 डिजिट एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का माल बेच रहे हैं, किसी को 10 किलोमीटर से ज़्यादा अगर वो माल जाएगा तो आपको ई वे बिल भी जारी करना है। आजकल ई इनवॉइसिंग भी जारी हो गई है। 10 करोड़ से ज़्यादा की अगर आप सेल करेंगे तो इनवॉइस आपको जो है इलेक्ट्रॉनिकली काटना है, ऑनलाइन ही, ताकि किसी तरह की कोई हेरा फेरी गड़बड़ आप ना कर पाएँ बाद में। जीएसटी का रेट आपको पता होगा, कई बार काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के रेट हैं कम ज़्यादा होते रहते हैं। 8 को 18, 5 को 12 कर देते हैं, 18 को 5 कर देते हैं। इस तरह से आपको अपडेट रहना है, जो एक्चुअल रेट है उसी के हिसाब से काटना है। बहुत सारे केसेस में जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अभी जीएसटी ऑन हाउस रेंट आया था, अगर इन चीज़ों के ऊपर आपको टैक्स देना है रिवर्स चार्ज के अंदर तो वो भी आपको ध्यान देना है। इन चीज़ों के ऊपर भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है ताकि आपको इनकम टैक्स से कल को कोई जीएसटी डिपार्टमेंट से परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब पेनल्टी फॉर नॉन टेकिंग जीएसटी, जैसे हमने बताया था वो सारी फॉर्म, अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है 40 लाख 20 लाख से सेल या कंपलसरी के अंदर कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं तो ये एक अपराध माना जाता है कि आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया और जीएसटी की आपने पेमेंट नहीं करी है। तब बाद में इनकम जीएसटी डिपार्टमेंट को पता लगता है तो आपसे उस टैक्स का 10% तो आपको पेनल्टी ले सकते हैं। और अगर आपने टैक्स चोरी किया है, मैं वापस आपको बता दूं, अगर आपने टैक्स जीएसटी नंबर ले रखा था, टैक्स चोरी किया है तो आपको 10% ऑफ द टैक्स 10,000 रुपये तक की जो लेट फीस है पेनल्टी लग सकती है। अगर पेनल्टी विल बी 100% ऑफ द अमाउंट ड्यू विद ऑफेंडेड विद डिलिबरेटली एविडेड, अगर आप जानबूझ कर टैक्स पे चोरी करते हैं तो 100% तक का आपको जो पेनल्टी है वहाँ पे लग सकती है। आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे आपने अपना जीएसटी नंबर लेना है, अगर आपका फिर भी रिक्वायरमेंट है तो आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये जो रूल्स हैं इसकी जो प्रोसेसिंग है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और इसके साथ में ही जीएसटी नंबर लेने के बाद में आपको अपना सर्टिफिकेट वगैरह कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपकी अपनी प्रोफाइल बनानी है, कैसे आपको अपनी जीएसटी की रिटर्न्स भरनी है, और भी लेटेस्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको जीएसटी से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड जितने भी आपके बेसिक्स डाउट्स थे, क्वेरीज थी, वो क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई ऐसी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको जीएसटी को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है जीएसटी नंबर लेने के बाद अगर आप फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते हैं तो काफ़ी सारी लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, आपको टैक्स है वो देना पड़ सकता है।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।